नमस्कार आप सभी को। मैं साक्षी जैन, हेड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आर्यन फॉस्फेट से। और आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंसाइटफुल सेशन के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और मक्के की बुआई सब जगह अब शुरू हो चुकी है। तो हम आज इस सेशन से ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से किसान भाई एक अच्छी उन्नत तरीके से मक्के की खेती कर सकते हैं और अपनी मक्के की फसल को बेहतर और उम्दा बना सकते हैं। क्योंकि जैसी उनकी खेती रहेगी उसी से उनकी उपज निकलेगी। तो आज इस वेबिनार के माध्यम से हम चाहते हैं कि हम किसान भाइयों तक एक मक्के की संपूर्ण खेती किस तरीके से सभी प्रोडक्ट के साथ में सभी न्यूट्रिएंट्स के साथ में करनी चाहिए, उसके ऊपर आज हम आप सबसे बात करेंगे। इस वेबिनार को आगे चलाने के लिए मेरे साथ कुछ एक्सपर्ट्स जुड़े हैं। हमारे साथ हैं मिस्टर एसपी चौहान सिंह, जो बिजनेस हेड हैं वैल्यू एडेड बिजनेसेस के। एंड हमारे साथ हैं मिस्टर प्रमोद कुमार पांडे, जो कि आरएम फॉस्फेट में एज अ हेड एग्रोनॉमिस्ट और बहुत ही अच्छी टेक्निकल नॉलेज वो रखते हैं। इसी के साथ हमारे साथ हैं श्री मुकुंद हजेकर जी, जो कि हेड ऑफ मार्केटिंग एंड वो भी महाराष्ट्र की मार्केटिंग को देखते हैं, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग। सो हम इस सेशन को अब आगे बढ़ाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी से कि वो अपना म्यूट पे रखें एंड आपको किसी को भी ड्यूरिंग दिस सेशन अगर कुछ भी सवाल हैं तो आप उन्हें नोट करके रखें। जब ये सेशन खत्म होता है तो एक एक करके आप अपने सवाल यहाँ पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं इनवाइट करती हूँ एसपी चौहान सर को, जो कि थोड़ा कंपनी के बारे में, हमारे साथ कुछ नए लोग जुड़े हैं और मैं चाहूंगी कि वो जाने कि आरएनपीसीएल क्या है या उसका मिशन और विजन क्या है, किसानों के लिए वो क्या सोचते हैं। एसपी चौहान सर, आई रिक्वेस्ट यू कि आप अब इसको आगे लेके चलें। थैंक यू साक्षी जी। गुड इवनिंग टू ऑल। आज वेबिनार में जो भी हमारे डिफरेंट स्टेट से गुड इवनिंग सर। कंपनी के प्रतिनिधि, फार्मर्स, हमारे डीलर्स जुड़े हुए हैं, उन सभी का स्वागत है इस वेबिनार में। मेरा नाम सुरेश चौहान। वो इंश्योर करें कि जो रिकमेंडेशंस आपको बताई जा रही हैं उसको अपने फील्ड में इस्तेमाल करके और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। तो जैसा अभी पहले मैं थोड़ा कॉर्न के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। इंडिया पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो कॉर्न तीसरे नंबर की सीरियल क्रॉप है। इंडिया में अगर हम देखें तो करीब 45 मिलियन हेक्टेयर में पैडी होता है, जो हाईएस्ट एकरेज है। सेकंड नंबर पे जो एकरेज है वो वीट का आता है, वो करीब 30 मिलियन हेक्टेयर में होता है। और तीसरे नंबर पे कॉर्न है। कॉर्न का जो एकरेज है वो करीब 12 मिलियन हेक्टेयर का है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है हमारे कंट्री के लिए, हमारे किसानों के लिए। और इसके यूसेज भी बढ़ रहे हैं। इसलिए यूसेज बढ़ रहे हैं तो इसकी प्राइस अच्छी मिल रही है फार्मर, और प्राइस अच्छी मिलेगी तो ये एक साइकिल होती है, हमारे फार्मर इसको ज्यादा अपनाएंगे। अब इसके अगर मैं यूसेज की बात करूं तो केवल अब इसका यूसेज फूड में नहीं रह गया। इसका यूसेज अगर हम बात करें, इंडस्ट्री में स्टार्च बनाने के काम आता है। फार्मास्यूटिकल में आप जो भी टेबलेट खाते हैं उसकी जो बॉन्डिंग होती है वो सब कौन से ही आता है। इसके अलावा इसके जो दूसरे हाइजीन में यूज होता है। और एक बहुत बड़ा पार्ट इसका जो है आजकल कैटल फीड में यूज हो रहा है। और जब से गवर्नमेंट ने एथेनॉल की ब्लेंडिंग को अलाउ किया है तो बड़ा पोर्शन एथेनॉल की प्रोडक्शन में भी कॉर्न का आ रहा है। तो आप देखोगे कि फ्यूचर में हमारी एक कॉर्न की जो क्रॉप है उसका एक महत्व रहेगा। जो अभी हम 12-12 मिलियन हेक्टेयर की बात करते हैं, हो सकता है ये कल 14-15-20 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंच सकता है। तो अब हमारे सामने सवाल क्या है कि हम इसकी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं। देखिए, एक कॉर्न जो है वो थर्मो सेंसिटिव क्रॉप, बीट और कॉर्न जो है दोनों थर्मो सेंसिटिव क्रॉप है। इसलिए इसका जो इसकी टाइम ऑफ सोइंग और इसकी जब पॉलिनेशन का स्टेज आता है उस समय क्या टेम्परेचर उस एरिया में रहता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पार्ट है
जिसको फार्मर को सबको ध्यान रखना पड़ेगा। 3 सीजन इसके होते हैं, खरीफ, रबी और समर होता है। तो समर में पर्टिकुलरली जो कॉर्न लगाई जाती है उसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी जब पॉलिनेशन होगा, नॉर्मली 50 to 55 डेज में पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन के पीरियड में जो टेम्परेचर है वो शुड नॉट बी मोर देन 40। हालांकि अभी कुछ वैरायटीज ऐसी डेवलप हुई हैं, कुछ हमारी अलग अलग कंपनियों ने अपना R&D से एक बढ़िया वैरायटी निकाली है जिसमें वो टेम्परेचर रेजिस्टेंट रहती है। लेकिन जो वैरायटी टेम्परेचर रेजिस्टेंट नहीं है उसमें आपने देखा होगा कि जो कॉब होता है, उसका जो भुट्टा होता है, उस भुट्टे में जो है ना दाने नहीं पड़ते या बहुत ही रेयर होते हैं। आधा भुट्टा भरा होता है, आधा खाली होता है। तो ये सब जो होता है ये लैक ऑफ पॉलिनेशन होता है। तो एक तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस क्रॉप का टाइम ऑफ सोइंग और जिस एरिया में हम इसकी सोइंग कर रहे हैं वहां पे इसकी टेम्परेचर क्या रहने वाली है उसका ध्यान रखें। सीड की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने बताया कि अ, अगर आपका जो वैरायटी है वो टेम्परेचर रेजिस्टेंट नहीं है तो बहुत चांस है, क्योंकि करीब में भी आपने देखा होगा सोइंग जून में होती है, जुलाई अगस्त, अगस्त में पॉलिनेशन का पीरियड आ जाता है, तो अगेन अगस्त यूजुअली बहुत हॉट होता है। और अगर वो पीरियड कोइंसाइड हो गया, वो पीरियड उस बीच में आ गया, तो उसकी फिर पॉलिनेशन अफेक्ट करेगा और दोबारा तो वही सब दिक्कतें दो जो हम क्रिटिकल इनपुट है जिस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। अब एक चीज जो हम अक्सर बोलते हैं वो है प्रोडक्टिविटी। जैसा मैंने बताया कि प्रोडक्टिविटी इंडिया की जो है वो कुल 12 क्विंटल पर हेक्टेयर, पर एकड़। और अगर हम हाईएस्ट की बात करें तो हाईएस्ट जो है यूएस का है, वहां पे जो है 42 क्विंटल पर एकड़ का है। तो आप मोटा मोटा से मान सकते हो 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का डिफरेंस है प्रोडक्टिविटी में। तो ये जो जितना डिफरेंस है ना, यही एक स्कोप है, यही एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो 42 क्विंटल कर सकते हैं तो हम भी, अगर 42 नहीं है तो हम लोग कहीं ना कहीं 12 से 15, 20, 22, 30 तक पहुंचने की कोशिश करें। और इसी में हमारा सबका रोल आता है, चाहे वो सीड कंपनी है, चाहे न्यूट्रिशन कंपनी है, हमारी टीम है, हमारे फार्मर्स हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, सबका रोल है। सबको मिलके हमें इसकी प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए। अब ये जो वेबिनार होते हैं, ये जो वेबिनार समय समय पे किए जा रहे हैं, तो उसमें कई बार ये होता है कि हमारे साथ जो नई कुछ फार्मर्स, नए डीलर्स, नई हमारी टीम के लोग जुड़ते हैं, तो उनको ये ख्याल आता है कि जो इस वेबिनार को कंडक्ट कर रहे हैं उस कंपनी के बारे में जानकारी अ, करने का उनका एक अपना सोच रहती है। तो मैं आपको बता दूं कि RMPCL फुल फॉर्म इसका RM फॉस्फेट्स एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड है, जो RM ग्रुप की एक यूनिट है। इस यूनिट के अंदर हम फर्टिलाइजर, स्पेशलिटी, कैटल फीड, तीनों वर्टिकल्स के ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं। मेन हमारा न्यूट्रिशन के ऊपर है। और न्यूट्रिशन में हमारा एक अपना विजन है। विजन हमारा ये है कि न्यूट्रिशन आज आज की तारीख में केवल ये नहीं रहा कि हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, हमारे प्रोडक्टिविटी के साथ साथ हमारी जो क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस है, जो हम प्रोड्यूस ले रहे हैं, जो हम पैदावार ले रहे हैं, उसमें क्वालिटी कैसी है, उसके अंदर कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट है या नहीं है। क्योंकि ये आगे जाके एक का फूड चेन का पार्ट बनता है। और ह्यूमन बॉडी और प्लांट सभी को करीब करीब सेम न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। अगर प्लांट में किसी न्यूट्रिएंट की कमी होती है तो वो प्लांट कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी को शो करता है। सिमिलरली, अगर ह्यूमन बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट की कमी है तो ह्यूमन बॉडी भी उस सिम्टम को दिखाती है। मैग्नीशियम की कमी होगी तो कहीं ना कहीं नाही मसल्स नाही नाही वीक, आता ह्यांचं 15 टन कैल्शियम की कमी होगी तो कहीं ना कहीं हमारी बोन्स वीक हो जाएंगी, आयरन की कमी होगी तो कहीं ना कहीं हमारा हीमोग्लोबिन और हमारे RBC की जो हमारी बॉडी में एक नंबर्स होते हैं वो कम हो जाएंगे। तो कुल मिला के ये न्यूट्रिशन पे हमारी कंपनी का बहुत जोर है। और हम इसमें बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपने लेवल पे। हम ये देख रहे हैं कि कैसे हम लोग न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ाए। हमने यहाँ तक भी अभी अभी प्रयोग किए हैं कि जो प्रोड्यूस हम हमारे फर्टिलाइजर को यूज करने के बाद ले रहे हैं, जो प्रोड्यूस हम ले रहे हैं, वो प्रोड्यूस लैब में उनकी जांच कराते हैं कि कितनी मात्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वहाँ से सॉइल से प्रोड्यूस में ट्रांसफर हुई है। क्योंकि अल्टीमेटली जो हम ले रहे हैं वही हमको खाने को मिलेगा। तो वैसे विस्तार से पांडे जी इसके बारे में पूरा आपको बताएंगे, क्रॉप के बारे में, इसके कल्टीवेशन के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। बट मेरा दो ही चीज में कहना है कि हमारी टीम इसको ठीक से एक बार समझे और
जितने भी फार्मर्स या डीलर्स जिस क्षेत्र में भी ये कोड का कल्टीवेशन होता है, हमारा बहुत सारा लिटरेचर भी आपको मिलेगा, वहाँ उनके सभी के साथ शेयर करें। फार्मर मीटिंग के दौरान सब इनको बताएं कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, इसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए। कॉर्न में एक चीज़ और बताता हूँ कि कॉर्न में एक आर्मी वार्म करके इसमें इंसेक्ट का प्रकोप होता है। ये नॉर्मली अगर एक बार आ जाता है तो 92% तक के फॉलिएज को खत्म कर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसका टाइम से इसका प्रिवेंशन करें। तो यही कुछ चीजें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो इसी के साथ मैं अभी ये हैंड ओवर करता हूँ पांडे जी को, विस्तार से वो इस क्रॉप के बारे में और बाकी जो भी उनकी मतलब उनके पास जानकारी है वो आपको बताएंगे। थैंक यू। ओवर टू पांडे जी। थैंक यू चौहान जी। सभी साथियों को आरएम फॉस्फेट एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। आज जैसा कि अभी हमारे साथी चौहान जी ने बताया कि कॉर्न का जो वेबिनार आज यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, उसका बेसिक उद्देश्य ये है कि पोषक तत्वों का उचित प्रबंधन हम अपनी फसल में कैसे करें, और उसके लिए हम आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। जो भी साथी हमारे रिटेलर्स, फार्मर्स और हमारे कंपनी के साथी इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं, वो प्लीज बहुत ध्यान से सुन के अपने सारे प्रश्न कहीं लिखते जाएं। जब ये वेबिनार समाप्त हो जाएगा तो एक क्वेश्चन आंसर का सेशन उसके बाद में रखा जाए। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम कंपनी के बारे में आप लोगों को दे देते हैं, जो भी इस बोर्ड पे नए लोग जुड़े हुए हैं। तो ये कंपनी RMPCL, ये लीडिंग वैल्यू एडिड फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी है। और जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि हम न्यूट्रिशन बेस्ड कंपनी है। हम ये चाहते हैं कि जो भी क्रॉप आप लगाते हैं उसमें उचित तरीके से क्या न्यूट्रिशन डालने चाहिए और कब डालने चाहिए, उसके ऊपर हमारा इस कंपनी का बहुत बड़ा फोकस है। ये कंपनी RM ग्रुप की कंपनी है। आपने देखा होगा कि जो हमारी RM ग्रुप की जो कंपनी हैं, हम उसमें कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं और उनको हिंदुस्तान यूनिलीवर सेल करता है। तो हम मैन्युफैक्चर्ड हैं, सेल वो करते हैं, तो इसमें B2B बिजनेस करते हैं। इसका बिजनेस हमारा इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया दोनों जगह पे है। और ये बिजनेस हम करीब 35 ईयर से हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ में करते आ रहे हैं। जिससे कि ये यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ में हम करीब 35 ईयर से जुड़े हुए हैं। तो हमारे जो भी कंपनी के हमारे डायरेक्टर्स हैं या जो भी इस कंपनी को रन कर रहे हैं, एक क्वालिटी उनके ब्लड के अंदर चली गई। तो हम जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत हाई क्वालिटी का बनाते हैं। और हमारा हम ऐसा ट्रस्ट रखते हैं कि हम जो बात लिखें हमारे बैग के ऊपर या जो हम आपसे बोलें वो बिल्कुल 100% सच होनी चाहिए। तो इसी के साथ में हर एक कंपनी का जब वो कंपनी स्टार्ट होती है तो उसके कुछ विजन होते हैं, मिशन होते हैं और उसकी वैल्यूज होती है। तो हमारी कंपनी का विजन है कि हम एक ट्रस्टेड बिजनेस हाउस बनना चाहते हैं। ट्रस्टेड बिजनेस हाउस विद हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और हाई क्वालिटी सर्विसेज। ये हमारा विजन है कि कंपनी जो भी प्रोडक्ट मार्केट में दे, उस लेवल का प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं होना चाहिए। और जो कस्टमर हमारा उस प्रोडक्ट को यूज करे उसको हम अच्छी सर्विस दें और हमारा कस्टमर हमारे साथ में रिटेन हो। एक बार जिसने हमारा प्रोडक्ट ले लिया वो बार बार वो प्रोडक्ट ले, उसको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो ये हमारी कंपनी का विजन और मिशन। वैल्यूज क्या है कि हमारी इंटीग्रिटी अच्छी होनी चाहिए, हमारी ऑनरशिप होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, हम जो बोलें वो करें। लीडरशिप हमारे हमारी कंपनी के लोगों में होनी चाहिए और फैमिली एटमॉस्फेयर होना चाहिए। ये हमारे ग्रुप में जितने भी हमारे रिटेलर, डीलर, फार्मर्स, हमारे वेंडर्स जो भी हैं, वो एक फैमिली के रूप में इस कंपनी में रहे। और हमारे चेयरपर्सन का पर्पस क्या है इन सब का,
विजन, मिशन और वैल्यूज का, कि हम इक्वली हमारे जितने भी वेंडर्स हैं, जितने भी हमारे फार्मर्स हैं, रिटेलर्स हैं, जो भी हमारे सराउंडिंग है, इस कंपनी के सराउंडिंग लोग हैं जो काम कर रहे हैं, वो इक्वली ग्रो। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था हमारी कंपनी का। अब हम जो कॉर्न की बात कर रहे थे, कॉर्न मेज, तो अभी हम आपको ये है। मेज के बारे में, आप लोगों को आवाज ठीक आ रही है हमारी? कोई भी एक अनम्यूट करके बोल दीजिए। जी यस सर, सर। आवाज ठीक है। जी सर। यस सर। थैंक यू। सो अगर देखा जाए तो टॉप 10 कॉर्न प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड में कौन कौन सी हैं, वो यहाँ पे हम आपको बताएंगे। और हमारा जो भारतवर्ष है और दूसरी कंट्रीज हैं, तो उनमें प्रोडक्टिविटी का कितना डिफरेंस है, वो इस स्लाइड के माध्यम से आप देखें। इंडिया की प्रोडक्टिविटी जो है पर हेक्टेयर 3 टन पर हेक्टेयर है, मतलब 30 क्विंटल एक हेक्टेयर में हम यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं मेज की क्रॉप। अगर देखा जाए कंपेरिजन, तो वही यूएसए जो है वो 100 क्विंटल तक पर हेक्टेयर पैदावार लेता है, फॉलोड बाय द अर्जेंटीना, वो 70 से 78 क्विंटल तक पैदावार लेता है। तो अगर हम इसमें देखें टॉप 10 कंट्रीज में, तो पहली यूनाइटेड स्टेट है, फिर चाइना है, ब्राजील है, यूरोपियन यूनियन है, अर्जेंटीना है, और हमारा नंबर 6 पे है। अगर देखें तो हम ग्लोबली शेयर देखें, तो हम ग्लोबली शेयर में 2.8% प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट करते हैं, जबकि ऊपर की जो 6 कंपनीज हैं वो 31 से लेके और 31, 22 चाइना, ब्राजील 10, और फिर जितनी कंपनीज हैं 3 कंपनियों के बाद, वो बिलो 5 उनका प्रोडक्शन परसेंटेज है। तो बहुत बड़ा स्कोप हमारे पास है इंडिया में। अगर इंडिया में हम स्टेट वाइज देखें, तो हमारा कंट्रीब्यूशन स्टेट वाइज कैसे आता है। कर्नाटक करीब 15% टोटल प्रोडक्शन का 15% देता है, मध्य प्रदेश 15% देता है, महाराष्ट्र 12% देता है, उत्तर प्रदेश 8% देता है, बिहार 7% देता है, तेलंगाना 6% देता है, और गुजरात, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, राजस्थान ये बिलो 5। तो इस तरीके से कंट्रीब्यूशन है। तो मध्य प्रदेश और कर्नाटक का काफी अच्छा मेज प्रोडक्शन में योगदान। मेज का नाम जो साइंटिफिक नेम होता है उसको हम जिया मेज, और इसके कॉमन नाम है, इसको कॉर्न बोलते हैं इंग्लिश में, मक्का हिंदी में बोलते हैं, और मक्का चोलम आपका भी बोलते हैं। तमिल और मलयालम में मोका जोना इसका नाम बोला जाता है। क्रॉप सीजन इसके खरीफ और रबी मेनली रहते हैं, लेकिन बहुत सारे एरिया में जब से हीट रेजिस्टेंट वैरायटीज आ गई हैं, तो समर में भी काफी बड़ा एरिया हो गया है। अब समर में ये जहाँ जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आपका महाराष्ट्र, इन सारे एरिया में काफी बड़े लेवल पे इसका प्रोडक्शन लेने लिया। इसको फील्ड क्रॉप, सीरियल क्रॉप के रूप में जाना जाता है। जिया में जो है वो बहुत ही मोस्ट एडेबिलिटी क्रॉप, एबल टू थ्रिव्स इन द वाइड रेंज ऑफ द एग्रोकेमिकल कंडीशन। आप ये देखो कि किसी भी कंडीशन में जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं जाता है, उस तरीके की कंडीशन में हम इसको उगा सकते हैं। मेरे ख्याल में किसी ने अनम्यूट कर लिया, वो म्यूट कर ले। आप मेज को क्वींस ऑफ सीरियल भी बोला जाता है। क्वींस ऑफ सीरियल, सीरियल की रानी है ये, क्योंकि जैसा कि अभी चौहान जी ने बताया कि इसके बहुत सारे यूजेज अब बढ़ते जा रहे हैं। तो वैसे तो नॉर्मली इसको ब्रेड और ग्लूल के लिए यूज किया जाता है, जो माड़ आता है उसके लिए यूज किया जाता है, लेकिन अभी इसके बहुत सारे अन्य उपयोग भी हो गए। जैसे कैटल फीड में बहुत ज्यादा यूज होने लगा है, ऑयल बनाने के लिए बहुत ज्यादा यूज होने लगा है, तो और बहुत सारे इसके बाई प्रोडक्ट्स बनने लगे हैं, तो इसका उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो to ensure the optimum yield and quality, it is essential to follow the well defined package of practice, POP जो रहता है ना,
तो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस की सही ढंग से हमारे किसान भाइयों को फॉलो करनी चाहिए, जिससे कि इसकी ईल्ड में काफी इजाफा आप ले सकते हैं। आप 30%, 40% तक आराम से इजाफा ले सकते हैं पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस। तो हाउ टू गेट द हाई यील्ड फ्रॉम द कॉर्न। अभी जैसे हम कह रहे हैं कि इजाफा ले सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए मेन फैक्टर्स क्या है? ये मेन फैक्टर्स आपको सही ढंग से सुन लेना चाहिए और अपनी डायरी में कहीं नोट कर लेना। आपको हाई यील्डिंग वैरायटी, पहले सिलेक्शन ऑफ द वैरायटी ऐसा करना है कि जो हाई यील्डिंग हो और वो उस एरिया के लिए सुइटेबल हो, डिजीज रेजिस्टेंट हो और आपके रीजन में एडेप्टेबिलिटी उसकी हो। इस तरीके की वैरायटी जब आप सिलेक्ट करेंगे मेज की, तो मेज की आज की डेट में देखा जाए तो मोर देन 100 वैरायटी, आपका रिसर्च बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है मेज पे। तो आपको सिलेक्शन ऑफ द वैरायटी आपके रीजन के हिसाब से करना है, डिजीज रेजिस्टेंट हो, हीट रेजिस्टेंट हो और किस टाइम पे आप लगा रहे हैं, और उसकी ईल्ड जो है वो हाई होनी चाहिए। ऐसी वैरायटी का आपको सिलेक्शन करना। ऑप्टिमल प्लांट पॉपुलेशन, इसमें एक बहुत बड़ा रोल है कि आप देखो तो आपके इसमें प्लांट्स जो हैं वो ज्यादा नहीं होने। 28,000 से 38,000 प्लांट पर एकड़ आपके हाई यील्डिंग वेराइटीज में होने चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ प्लांट्स अगर आपके इंक्रीज जहां हो जाते हैं वहीं मेज का प्रोडक्शन डाउनफॉल पे आ जाता है। सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट मैंने आपको बताया था, पीओपी। तो सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट आपको बहुत ही केयरफुली इसका करना है। इसमें जो न्यूट्रिएंट्स जिस टाइम पे देने हैं उस टाइम पे प्रॉपरली वो न्यूट्रिएंट सप्लाई होने चाहिए। सॉइल टेस्टिंग आपको कराना बहुत जरूरी है, उसके बाद आप फर्टिलाइजर सिलेक्शन उपयोग करें। तो अप्लाई बैलेंस फर्टिलाइजर्स स्पेशली नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास बेस्ड ऑन द टेस्ट ऑफ सॉइल रिजल्ट। सॉइल सॉइल आपको टेस्टिंग जरूर करानी चाहिए और उसके रिजल्ट के हिसाब से आपको सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट करना चाहिए। नाइट्रोजन का उपयोग हमेशा आपको स्प्लिट डोजेज में करना चाहिए। ठीक है। पेस्ट एंड वीड्स, आपको पेस्ट कंट्रोल और वीड कंट्रोल करने से मेज की ईल्ड करीब 20% तक बढ़ जाती है, क्योंकि आपका 20 से 30% फर्टिलाइजर जो आपने दिया है वो वीड्स ले जाते हैं। अगर आप वीड मैनेजमेंट नहीं प्रॉपरली टाइम पे करो तो वो मैनेजमेंट बहुत जरूरी रहता है। इरिगेशन मैनेजमेंट, इरिगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेज क्रॉप में, वैसे तो सारी क्रॉप में है, लेकिन स्पेशली जब आपका ट्रेसलिंग और सिल्किंग पीरियड हो उस टाइम पे कंप्लीट मॉइस्चर होना चाहिए। मॉइस्चर में उस टाइम पे कमी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो आपका ग्रेन बनना के प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। प्रॉपर क्रॉप रोटेशन आपको यूज करना चाहिए। क्रॉप रोटेशन में कैसे, जैसे लेग्यूम क्रॉप्स ले सकते हैं, उसके बाद मेज ले सकते हैं। तो सोया, जिस एरिया में सोयाबीन होता है सोयाबीन में जैसे आप क्रॉप रोटेशन यूज कर सकते हैं। प्लांट पॉपुलेशन की बात हमने आपको पीछे बता दी। 65 से 70,000 प्लांट्स पर हेक्टेयर इसमें आपका होना चाहिए, और स्पेसिंग जो होनी चाहिए वो 75 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर या 60 इंटू 22 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट और रो टू रो होनी चाहिए। सीड रेट आपका इसका 20 kg ऑफ सीड वुड बी नीडेड फॉर द 1 हेक्टेयर ऑफ एरिया। अगर आप 1 हेक्टेयर एरिया बो रहे हो तो आपको 20 किलो सीड चाहिए, मतलब 8 किलो प्रति एकड़। तो आपका 20 किलो पर हेक्टेयर हो जाएगा। सीड शुड बी सोन अबाउट द 5 सेंटीमीटर डीप, अगर ज्यादा गहराई पे भी नहीं जाना चाहिए। जो आप जैसे अगर आप जो सीड दो तरीके से बोया जाता है, मैं अभी आपको बताऊंगा, तो उसकी गहराई का आपको विशेष ध्यान रखना। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आपका पॉलिनेशन इसमें होता है तब उस टाइम पे आपका हीट पीरियड किस टाइप कैसा होगा, तो आपको मेज की सोइंग का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, कि मेज का सोइंग पीरियड क्या होना चाहिए। तो द डेट ऑफ सोइंग हैज बीन एस्टेब्लिश्ड adjusted by the making the best use of their natural
and the providing adequate time of the land preparation for the following crops. In irrigation area, it is most desirable to complete the sowing 10 to 15 days before to set the monsoon. बहुत सारे एरिया में ये प्रैक्टिस अपनाई जाती है कि उनको मालूम है कि 20 जून को मानसून आएगा, तो वो 10 दिन पहले मेज की सोइंग ड्राई में करते। तो जैसे ही मानसून आता है तो वो पीरियड जो आप जब पहली बारिश आती है और 4 दिन इंतजार करते हो कि खेत में जाने के लिए हमको तैयारी करने के लिए टाइम मिल जाएगा, तो उस टाइम तक आपका मेज जर्मिनेशन हो जाता है। तो एक वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत सारे एरिया में ये टेक्निक अपनाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में मुझे मालूम है छिंदवाड़ा वगैरह में ड्राई सोइंग करते थे। तो ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहाँ ड्राई सोइंग करते हैं। मॉइस्चर वो देख लेते हैं कि मानसून कब सेट हो रहा है, मानसून कितने दिन में आ सकता है, तो 8 to 10 days बिफोर वो उसको सोइंग करते हैं। This practice has given 15% higher than that the obtained from the field which is sown with the after the onset of the monsoon. जब मानसून सेट हो जाता है, वो लोग आने के बाद जो सोइंग करते हैं, उससे पहले अगर आपने इस पद्धति से सोइंग कर दी तो आपका 15% तक प्रोडक्शन में भी डिफरेंस है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट, क्योंकि आपका 8 से 10 डेज का फर्क पड़ जाता है। जब मानसून सेट होता है, पहली बारिश होती है, फिर मिट्टी में जाने लायक आपका ट्रैक्टर वगैरह होता है, तो उस बीच में करीब सोइंग से लेके और पहली बारिश के बीच में करीब 8 दिन का गैप। आप देख सकते हैं जो ये टेबल मैंने बनाई है, इसमें टाइप ऑफ द मेज है, कौन सा मेज किस पर्पज के लिए लगाना है, सीड रेट कितना लेना है, रो टू रो स्पेसिंग कितनी रखनी है, प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग क्या होनी चाहिए। तो अगर आप ग्रेन के लिए लगा रहे हैं, मेज कई कई उद्देश्यों के लिए लगाया जाता है, ऑब्जेक्टिव बहुत सारे होते हैं। तो जैसे आपने ग्रेन के लिए मेज लगाया तो आपको पर हेक्टेयर, मैंने पहले ही बताया, 20 kg सीड पर्याप्त, और उसका रो टू रो स्पेसिंग 60 सेंटीमीटर रहेगा और प्लांट टू प्लांट 20 रहेगा। ऐसे अगर पॉपकॉर्न के लिए लगा रहे हैं तो आपका सीड रेट कम हो जाएगा, 12 kg पर हेक्टेयर हो जाएगा और स्पेसिंग सेम रहेगा। ऐसे आपने अगर स्वीट कॉर्न लगाया तो आपका सीड रेट और डाउन हो जाएगा, 8 to 10 kg पर हेक्टेयर हो जाएगा और आपका रो टू रो स्पेसिंग 75-25 हो जाएगा। बेबी कॉर्न में सीड रेट बढ़ जाएगा, 25 से 30 kg पर हेक्टेयर हो जाएगा और स्पेसिंग इसमें कम हो जाएगी। ऐसे फॉडर में आपका 45 से 50 kg, फॉडर बहुत सारे लोग फॉडर के लिए मेज लगाते हैं, जो जानवरों को खिलाते हैं उसका चारा, तो उसके लिए लगाते हैं। तो 45 से 50 kg तक आपको ले जाना है और वहां पे स्पेसिंग बहुत रिड्यूस कर देना है। मेथड ऑफ सोइंग की जो बात चल रही थी, आप देखिए मेथड ऑफ सोइंग पहले इसी पद्धति से लगाते थे जो मैंने ऊपर दिखाया है आपको, डायरेक्ट सीडलिंग बाय द हैंड, हाथ से चौपाई करते थे। तो हर एक चौपाई में वो 2 से 3 सीड डालते थे और उसके बाद जब जर्मिनेशन हो जाता था थिनिंग करते थे कि एक अच्छा सीड जो एक अच्छा प्लांट जो है उसको छोड़ देते थे और 2 प्लांट निकालते थे, उसको थिनिंग बोलते हैं कि जहाँ पे अच्छे पौधे हैं उनको रखना है और जो पौधे कमजोर हैं उनको निकाल दें, बाहर निकाल दें। तो ये पद्धति पहले थी, लेकिन अब ड्रिल प्लांटिंग करते हैं, पूरा ट्रैक्टर से सोइंग करते हैं, तो उसके लिए आपको सीड ड्रिल मशीन एक को कंटिन्यूअस रो के हिसाब से सेट कर लेना चाहिए और स्पेसिंग उसमें 75 to 90 सेंटीमीटर रखना चाहिए। इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इरिगेशन हमको मेज में कब कब देना चाहिए। एक तो हमारा जो मॉइस्चर है वो सफिशिएंट मॉइस्चर जर्मिनेशन और सीडलिंग स्टेज में होना चाहिए। अगर उस टाइम पे बारिश का थोड़ा गैप आ जाए तो हमको मॉइस्चर का अरेंजमेंट करना चाहिए। दूसरा, वेजिटेटिव स्टेज जो रहती है 4 to 7 वीक्स आफ्टर सोइंग, तो उसमें हमको मॉइस्चर प्रॉपरली रखना चाहिए जिससे कि वेजिटेटिव ग्रोथ में कोई भी अड़चन पैदा नहीं हो, प्रॉपरली पौधा ग्रो करे और जो न्यूट्रिएंट्स हमने दिए हैं वो मॉइस्चर से प्रॉपरली प्लांट में जाते रहे। ट्रेसलिंग एंड सिल्किंग स्टेज 8 से 10 वीक की एज पे आता है ये, तो इसमें बहुत ही ज्यादा हाई क्रिटिकल स्टेज ही रहती है, वहां पे वाटर सप्लाई
और का सपोर्ट फुल होना चाहिए। पानी बहुत ज़्यादा आवश्यक है उस टाइम पे, तो पानी की उस टाइम पे कमी नहीं होनी चाहिए। और आपने देखा होगा जो फ्लावरिंग निकलती है उसमें कर्नल निकलता है, वो भी स्टेज वही होती है। तो उसके बाद फिर सीड सेटिंग चालू हो जाती है। तो ग्रेन फिलिंग स्टेज जो 11 से 15 वीक के बाद आती है, तो उस टाइम पे ग्रेन फिलिंग स्टेज पे भी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत आवश्यक है, और प्रॉपरली मॉइस्चर उस स्टेज में रहना चाहिए। मेच्योरिटी स्टेज पे आपको रिड्यूस कर देना है इरिगेशन को, जिससे कि आपका जो कॉब है वो प्रॉपरली मेच्योर हो। तो ये 5 स्टेजेस हैं, इसमें आपको इरिगेशन का प्रॉपरली ध्यान रखना चाहिए। और स्पेशली जो आपका विंटर क्रॉप में जो लोग लगाते हैं, रबी की क्रॉप में लगाते हैं, उनको इस पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, क्योंकि अगर मॉइस्चर नहीं है और ऊपर से आपका विंटर सीजन बहुत ज़्यादा है, तो वो डैमेज कर सकता है। ये आपके सामने जो स्लाइड है, ये क्रॉप न्यूट्रिशनल गाइड है फॉर द मेज। तो इसमें आपकी जो 6 स्टेजेज हैं, आप देखिए पहली स्टेजेज पे आपका दिया गया है प्री प्लांटिंग। तो उसमें आपको प्री प्लांटिंग सॉइल टेस्टिंग कराना आवश्यक है, जिससे कि जब आप फर्टिलाइजर देने के लिए तैयारी करें, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपको क्या क्या फर्टिलाइजर देने। जो लोग अच्छी मेज की खेती करते हैं, वो ये सब चीजें अडॉप्ट करते हैं। 40 क्विंटल तक आपको अगर पर एकड़ लेना है, जैसा कि यूएस वगैरह में लेते हैं, हमारे बहुत सारे किसान भाई बुरहानपुर वगैरह में भी लेते हैं करीब 25 क्विंटल पर एकड़। तो ये सारी चीजें हमको इस पे देखनी चाहिए। तो हमको सॉइल टेस्टिंग करानी है, और फर्टिलाइजर क्वालिटी एनालिसिस करना है कि भाई हमको कौन कौन से फर्टिलाइजर इस उस सॉइल टेस्टिंग के बेस पे देने हैं। फिर जर्मिनेशन और सीडलिंग स्टेज पे हमको स्टार्टर फर्टिलाइजर देने हैं, जो एनपीके की आवश्यकता होती है वो हमको सप्लाई करना है। वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज पे हमको डीप नाइट्रोजन और सॉइल टेस्ट के हिसाब से देना है। नाइट्रोजन पार्ट मेज में बहुत लगता है, लेकिन उसको एक्सिस पार्ट नहीं देना किसी भी क्रॉप में। अगर वेजिटेटिव ग्रोथ आपकी ज्यादा हो गई तो हमेशा। और उसके बाद फोर्थ जो है ट्रेसलिंग एंड द पॉलिनेशन स्टेज रहती है। इस पे आप लीफ टेस्टिंग करा के हम जानकारी निकाल सकते हैं कि अभी कौन से न्यूट्रिएंट्स इस टाइम पे हमको आवश्यक है, क्योंकि उस टाइम पे फूड मटेरियल बहुत ज्यादा आवश्यक होता है पौधे के लिए, क्योंकि वो उस टाइम पे फ्लावरिंग से पॉलिनेशन से आपका ग्रेन बनाने की प्रक्रिया चालू करता है। तो प्लांट को अपने 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 के लिए भी फूड चाहिए, और जो उसमें ग्रेन बन रहे हैं उनके लिए भी फूड चाहिए। तो वो बहुत जरूरी रहता है। सिल्किंग एंड ग्रेन फिलिंग स्टेज, इसमें आपको फर्टिलाइजर के साथ साथ में फोलियर स्प्रे, जो कि वाटर सोल्यूबल फोलियर जिनको बोलते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स आपको लीफ के थ्रू देना चाहिए। और मेच्योरेशन एंड द हार्वेस्टिंग स्टेज पे ग्रेन न्यूट्रिएंट्स एनालिसिस उससे करा सकते हैं कि भाई ग्रेन में हमारे कोई इस तरीके का इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई किसी तरीके की फंगस तो नहीं आ रहा है, इस टाइप का हम वो देख सकते हैं। तो ये क्रॉप न्यूट्रिशन गाइड फॉर मेज एरिया आपके लिए है। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने मोबाइल में और इसको फॉलो कर सकते हैं। पैटर्न ऑफ द ड्राई मैटर एक्युमुलेशन, ये मेज का जो अभी खरीफ में आप जो मेज लगाएंगे, ये आपका नॉर्मली मई जून में लग जाता है। तो अभी जून में आप लगा देंगे, तो मई जून जुलाई और पार्ट ऑफ द अगस्त में, इसमें आपका वेजिटेटिव ग्रोथ और फ्लावरिंग स्टेज तक मेज पहुंचता है। फिर आप ये देखा जाए तो 8 वीक्स अगस्त का पार्ट, सितंबर और अक्टूबर, ये ग्रेन फिलिंग पीरियड रहता है, जिसमें कि 50% ऑफ द टोटल ड्राई मैटर्स उस टाइम पे ही बनता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्राई मैटर। जैसा आपका मई जून जुलाई का वेजिटेटिव ग्रोथ होगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर में उसी तरीके से आपको जो प्रोड्यूस आएगा वो प्रोड्यूस निकल के मिलेगा। क्योंकि ये मैंने आपको था पोषक तत्वों के प्रबंधन पे ये पूरी अपनी वेबिनार है, और आप लोग पोषक तत्व प्रबंधन करेंगे कैसे, उसके लिए ये स्लाइड आपको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी भी पौधे के
जीवन यापन के लिए, उसकी लाइफ साइकिल के लिए ये 17 न्यूट्रिएंट्स बहुत आवश्यक, वो कोई भी क्रॉप। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये 17 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। 17 न्यूट्रिएंट्स में आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं वो 3 होते हैं, जो इनका आप उपयोग सब फार्मर भाई हमारे करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस। नाइट्रोजन और फास्फोरस का तो उपयोग आप लोग करते ही हैं, पोटास का बहुत कम किसान भाई उपयोग करते हैं। सेकेंडरी जो आपका मैग्नीशियम, सल्फर और कैल्शियम, ये द्वितीयक पोषक तत्व कहलाते हैं। ये आवश्यक आज की डेट में पौधों को बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पहले ये न्यूट्रिएंट्स हमको हमारी मिट्टी से मिल जाते थे, लेकिन अब ये इनका मिलना असंभव है, मिट्टी में ये नहीं रहे हैं, इसलिए हमको इनका उपयोग अवश्य करना चाहिए। द्वितीयक पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। और फिर 8 पोषक तत्व होते हैं पोषक। आवश्यकता हमको बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में चाहिए रहती है, लेकिन वो अवश्य चाहिए। इसमें कौन कौन से हैं आपका नीचे देखिए स्लाइड 8 8 जो बनी हुई है, जिनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट लिखा हुआ है। इसमें बोरान है, क्लोरीन है, मैंगनीज है, आयरन है, निकिल है, कॉपर है, जिंक है और मोलिब्डेनम। तो इसमें देखा जाए तो आपका जिंक, बोरान और आयरन और मैंगनीज, ये 4 पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व बहुत ही आवश्यक। ये हमारे किसान भाई जो उपयोग नहीं कर रहे हैं वो इस टेबल का फोटो लें, और जो भी आप खाद या आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट जब आप डालते हो अपने की फसल में, तो आप लिखते जाओ कौन कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन सा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन सा प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हमने इसमें उपयोग कर दिया और कितने बच गए। और उसके बाद फिर 3 होते हैं जो कहलाते हैं नॉन मिनरल्स, जो कि हमको नेचर ने, भगवान ने या ईश्वर ने हमको फ्री ऑफ कॉस्ट दी। हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, जिनकी कीमत विदेशों में बहुत ज्यादा है, लेकिन भारतवर्ष में ये हमको फ्री मिलते हैं। आप इंतजार करते हो भाई मानसून आएगा तो हम सोइंग करेंगे, तो पानी हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जबकि दूसरे चीज में इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। वो उनके पास पानी नहीं है, वो सी वाटर से ऐसा पानी तैयार करते हैं, उसके हार्डनेस निकाल के बहुत बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं जो प्लांट को सप्लाई करते हैं, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो टोटल ये 17 न्यूट्रिएंट्स हो गए। पहले 3 हो गए प्राइमरी मुख्य पोषक तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। 3 हो गए द्वितीयक पोषक तत्व, मैग्नीशियम, सल्फर और कैल्शियम। 8 हो गए सूक्ष्म पोषक तत्व, बोरान, क्लोरीन, मैंगनीज, फेरस, निकिल, कॉपर, जिंक और मोलिब्डेनम। और 3 हो गए नॉन मिनरल। तो टोटल मिला के हो गए 17। ये 17 पोषक तत्व हमको आवश्यक रूप से मक्के की फसल में ही नहीं, सारी फसलों के लिए चाहिए। इनकी मात्रा हर एक फसल में कम और ज्यादा हो सकती है। अब ये काम क्या करते हैं आप देखिए, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनका मेन काम क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा कि मक्का की फसल जो किसान भाई हमारे लगाते हैं, उन्होंने ये अनुभव किया होगा कि कई बार ऐसा होता है कि आपकी मक्का की फसल की ग्रोथ रुक जाती है, कई बार होता है, और खेत ऐसा दिखता है जैसे बौना रह गया हो, जैसे वो सर्कस में छोटे छोटे बौने लोग जो आते हैं। तो आपका प्लांट को आपने सारे न्यूट्रिएंट्स दे रहे हो, खूब खाद डाला आपने, डीएपी डाल दिया, यूरिया डाल दिया, लेकिन पौधा बढ़ नहीं रहा। तो वो क्या होता है कि मेज जो है जिंक लविंग क्रॉप है, और जिंक की डिफिशियंसी रहती है, तो पौधा बौना रह जाता, पौधा प्रॉपरली वेजिटेटिव ग्रोथ कर नहीं पाता, उसका रूट सिस्टम प्रॉपरली बढ़ नहीं पाता। तो मक्का के लिए जिंक बहुत आवश्यक, essential for the enzyme activation and protein synthesis, help to growth hormones, इस ग्रोथ हार्मोन्स को वो डेवलप करता है, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए। इंपॉर्टेंस फॉर ग्रेन फॉर्मेशन एंड रूट डेवलपमेंट। तो ये काम अगर जिंक नहीं डालोगे आप कितना भी मुख्य पोषक तत्व दे दोगे,
नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तो आपकी मक्का की फसल जैसी होनी चाहिए वो नहीं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिंक। ऐसे ही बोरान उतना इंपॉर्टेंट है। बोरान क्या करता है? सेल वॉल फॉर्मेशन करता है, ठीक है। आपका पोलन्स डेवलपमेंट करता है, तो पोलन डेवलपमेंट करेगा तभी उसमें सीड फिलिंग होगी। सीड पोलन डेवलपमेंट अगर नहीं होगा तो सीड फिलिंग नहीं होगी, और आपका भुट्टा खाली रह जाएगा, बिना दानों के रह जाएगा। इसलिए बोरान की भी आवश्यकता बहुत होती है। और ये जिंक और बोरान दो पोषक तत्व ऐसे हैं कि इनको आपको शुरुआती अवस्था से ही देना है। जब आप मुख्य पोषक तत्व दे रहे हो जमीन में, टाइम पे आपको जिंक और बोरान मिला के उसमें देना, क्योंकि रूट डेवलपमेंट में और दूसरी चीजों में जिंक और बोरान दोनों का उपयोग बहुत है। ऐसे फिर आपका आयरन करता है, कि आपका क्लोरोफिल सिंथेसिस में बहुत बड़ा रोल। जो क्लोरोफिल क्या होता है? जो आप पत्ती पे हरापन देखते तो वो क्लोरोफिल कहलाता है। तो उसके सिंथेसिस में बहुत बड़ा रोल होता है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। तो आपका आयरन का भी बहुत बड़ा रोल है उसमें। मैग्नीज क्या करता है? ये सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है पौधे के अंदर। आपने सब कुछ अच्छा चला, और मान लिए एक छोटा सा पोषक तत्व तो उसके अंदर नहीं है, तो मैग्नीज नहीं है, तो आपका एंजाइम्स को एक्टिवेशन रुक जाएगा, और सारे पोषक तत्व तो अपना काम भरपूर ताकत से नहीं कर। नाइट्रोजन को मोबिलाइज करता है, ठीक है, और आपका पौधे में रेजिस्टेंट पावर बढ़ाता है। कॉपर कैसा रहता है? कॉपर के लिए आपका सेल वॉल को स्ट्रेंथन करता है। बोरान क्या करता है? सेल वॉल को बनाता है, और ये क्या करता है? सेल वॉल को स्ट्रेंथन करता है, ताकत देता है, मजबूती देता है। तो आपको कॉपर की भी बहुत आवश्यकता है। मॉलिब्डेनम क्या करता है? मॉलिब्डेनम आपको वाइटल फॉर द नाइट्रोजन मोबिलाइजेशन, तो ये नाइट्रोजन को मोबिलिटी बढ़ाता है, ठीक है। और उसके बाद नाइट कन्वर्ट नाइट्रेट इनटू द अमोनियम फॉर्म, तो ये कन्वर्जन का भी काम करता है। तो इस तरीके से ये सारे पोषक तत्व जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें कि जिंक, बोरान और आयरन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये आपको शुरुआती अवस्था से देना। अब मेज का अगर देखा जाए तो मेज के लिए जो हमारा रिकमेंडेड डोज है, जिसको आरडीएफ बोलते हैं, रिकमेंडेड डोज ऑफ द फर्टिलाइजर, जो हमारे वैज्ञानिकों ने तय किया है कि मेज की अच्छी पैदावार लेने के लिए हमको 72 किलो नाइट्रोजन, 32 किलो फास्फोरस और 16 किलो पोटास की आवश्यकता। बैटरी जब ये आ गई है तो पोटास को और उन्होंने इंक्रीज करके 24 किलो कर दिया, कि और थोड़ी ज्यादा पोटास की आवश्यकता है। तो ये 16 किलो पर एकड़ आपके पोटास की आवश्यकता हो। तो ये जो है, अगर हम हमारा जीरोन पावर प्लस के साथ में अगर हम इसको दें, तो जीरोन पावर प्लस में हमको 4 बैग जीरोन पावर प्लस लगे, क्योंकि हमारे एक बैग में जीरोन में 8 किलो फास्फोरस होता है। तो 32 किलो के लिए हमको 4 बैग फास्फोरस की आवश्यकता हो जाए। और एमओपी 16 किलो के लिए हमको पोटास की आवश्यकता 27 किलो। यूरिया को हम स्प्लिट डोज में डालेंगे, टोटल 160 किलो यूरिया की आवश्यकता हो। साथ में हमारे जो भी किसान भाई किसी भी क्रॉप को बो रहे हैं, उसमें सिमट्रॉन 4 किलो, ये सिमट्रॉन होता है माइको राजा, किसी भी अच्छी क्वालिटी का माइको राजा आपको 4 किलो अवश्य मिलाना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका टोटल जो आपने खाद डाला है, फर्टिलाइजर डाला है,
उस फर्टिलाइजर का अपटेक एफिशिएंसी ये माइकोराजा काफी हद तक बढ़ा देता है। तो आपको जो माइकोराजा हमारा है, वो हमारा माइकोराजा है सिम्ट्रॉन के नाम से। तो 4 किलो आपको सिम्ट्रॉन मिक्स कर लेना है और बेसल डोज में ये पहले डाल दें। उसके बाद फिर नाइट्रोजन का उपयोग आपको 3 स्प्लिट डोजेज में कर लेना है, जो कि आपका दिया गया। और के साथ में जब आपकी फसल 40 से 45 दिन की हो जाए, उस टाइम पे आपको एमिट्रॉन जेड, एक प्रोडक्ट आता है हमारा, अभी आगे मैं दिखाऊंगा, एमिट्रॉन जेड। तो वो उसका आपको स्प्रे कर, उसमें कैसा रहता है, अभी हमने दिखाया ना 25 अमीनो एसिड्स रहते हैं, साथ में जिंक करीब 6.6% रहता है, और एनपीके भी उसमें कुछ मात्रा में रहता है। तो उसका स्प्रे करने से आपके जो भी फसल है, जो पौधे हैं, उस टाइम पे आपने जिंक पहले जीरोन से दे दिया, उसके बाद जिंक का स्प्रे यहाँ पर कर दिया, तो आपकी फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। जो जो पौधा आपका प्रॉपरली अपटेक नहीं कर पाता है फर्टिलाइजर को, जो पौधा स्ट्रेस पीरियड में चला जाता है, उसका स्ट्रेस रिलीव हो जाता है, वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होने लगती है, और फ्लावरिंग स्टेज अच्छी तरीके से बननी चालू हो जाती है। और साथ में आपको 250 ग्राम बोरान मिला। तो आपका जिंक और बोरान एक साथ फिर फोलियर स्प्रे में चला गया। पहले आपने रूट सिस्टम से दिया था, अब आपका फोलियर सिस्टम से चला गया, तो दोनों काम आपके एक साथ ही हो जाए। और चूंकि जिंक, ये आपकी मक्का जो है जिंक लविंग क्रॉप है, जिंक उसमें ज्यादा चाहिए रहता है, तो आपको 250 ग्राम जिंटाविक का स्प्रे उससे पहली अवस्था में देना है, 25 से 30 दिन, जिससे जिंक डिफिशियंसी बिल्कुल भी आपकी क्रॉप में दिखाई नहीं। पहले आपने जिंटाविक दे दिया, फिर आपने एमिट्रॉन जेट दे दिया, उसमें भी जिंक मिल गया, आपने बेसल डोज में जो जीरॉन पावर प्लस दिया, उसमें भी जिंक मिल गया। तो 3 स्टेप में आपने जिंक दिया, तो जिंक की डिफिशियंसी आपको दिखाई दी। जो बहुत अच्छे फार्मर हैं, स्प्रे वगैरह बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, उनको वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर जो घुलनशील खाद होते हैं, उनका उपयोग हर एक स्टेज पे करना चाहिए। जैसे 25 से 30 दिन की अवधि पे आप या तो 19-19-19 का करो, या एक प्रोडक्ट आरएमपीसीएल का आता है बलिको, बलिको का स्प्रे आप स्प्रे कर सकते हो। 11-11-8 है, साथ में जिंक और बोरान है, तो 5 पोषक तत्व तो उसके साथ में है, तो उसका स्प्रे कर सकते हो। और फिर 45 से 50 दिन की अवधि में 12-61-0 का छिड़काव करो। उसके बाद मेज की हाइट बढ़ जाती है, फिर आप स्प्रे उस पर नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूं, जो पुराने साथी लोग हमारे जुड़े हुए हैं उन्होंने ये टेबल देखी होगी। जो नए किसान भाई, रिटेलर भाई, या हमारे जो नए एम्प्लॉय अभी ज्वाइन किए हैं, उनके लिए ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि महावीरा जीरोन पावर प्लस अगर आप डालते हैं, तो डीएपी वर्सेस महावीरा जीरोन पावर प्लस का कैसे, अगर मान लीजिए कोई फार्मर एक बैग डीएपी डाल रहा है, तो उसको कितना महावीरा जीरोन पावर प्लस डालना चाहिए, और उससे 1 एकड़ में उसको क्या फायदा हो, वो भी इस टेबल से आपको पता चले। आप देखिए, अगर मान लीजिए आप डीएपी डाल रहे हैं, तीसरे नंबर के स्लाइड के तीसरे पार्ट में देखिए, सीरियल नंबर, न्यूट्रिएंट्स, उसके बाद 50 kg डीएपी 1846 अगर आप डाल रहे हो, तो आपको क्या क्या पोषक तत्व मिलेंगे। तो जब आप डीएपी एक बैग डालते हो, तो उसमें आपको 9 किलो नाइट्रोजन और 23 किलो फास्फोरस आपकी क्रॉप को मिल जाए। लेकिन अगर आपने 3 बैग जीरोन पावर प्लस लिया और साथ में 20 किलो नाइट्रो यूरिया लिया, तो आपको क्या क्या मिलेगा। आप देखिए, 20 किलो यूरिया से आपको 9.2 kg नाइट्रोजन मिल जाएगा। 3 बैग से महावीरा जीरोन पावर प्लस से 24 किलो आपको फास्फोरस मिल जाएगा। सल्फर आपको मिल जाएगा 16.5 kg, क्योंकि इसके अंदर सल्फर 11% होता है।
तो 3 बैग में 16.5 किलो सल्फर मिल। कैल्शियम आपको 28.5 किलो मिल जाएगा। कैल्शियम 19 किलो होता है, तो 3 बैग में अगर कैलकुलेट करेंगे तो 28.5 किलो आ जाएगा। जिंक आपको 750 ग्राम मिल जाएगा, क्योंकि जिंक आपका 0.5% होता है। 3 बैग में 750 ग्राम हो गया। बोरान आपको 300 ग्राम मिल जाएगा, और मैग्नीशियम आपको 750 ग्राम। तो अगर ये देखें कि आपका डीएपी में हमको 2 ही पोषक तत्व मिले थे, और यहाँ महावीरा जीरोन पावर प्लस में यूरिया के साथ में हमको कितने पोषक तत्व मिल गए? टोटल मिला के 7, 1 नाइट्रोजन और 6 महावीरा जीरोन पावर प्लस के साथ। तो कितना एडिशनल हमको फायदा हुआ, वो आप अगली स्लाइड में देखो, जिसमें लिखा हुआ है एडिशनल न्यूट्रिएंट्स गेन। इसमें हमको नाइट्रोजन जो है 0.2 ज्यादा मिल गया। फास्फोरस हमको 1 किलो ज्यादा मिला, क्योंकि 24 किलो यहाँ मिला, वहां 23 था। सल्फर हमको 16.5 किलो ज्यादा मिला। कैल्शियम 28.5 किलो ज्यादा मिला। जिंक 750 ग्राम ज्यादा मिला। बोरान 300 ग्राम ज्यादा मिला, और मैग्नीशियम 750 ग्राम एज कंपेयर टू द डीएपी बैग। आप देखिए, अगर ये सारे न्यूट्रिएंट्स का हम बाजार भाव देखें, यहाँ पे जो लास्ट स्लाइड प्राइस में लिखा हुआ है, तो अगर बाजार भाव हम देखें, तो उस बाजार भाव से अगर हम ये न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू निकालें, तो आप देखो करीब आपको 2,500 रुपए की वैल्यू बाजार भाव से आती है। बोरान खरीदने जाओ आप अगर 1.5 किलो, तो आपको कितने का मिलेगा? 675 रुपए। आप मैग्नीशियम खरीदने जाओ तो आपको करीब 234 रुपए मिलेगा। आप फास्फोरस 1 किलो के लिए आपको जीरोन पावर प्लस 6.5 किलो लेना पड़ेगा, उसकी कीमत 88 रुपए होती है। तो ये ऐसे आप कैलकुलेशन करो तो आपको 2500 रुपए, 2,500 रुपए का फायदा होगा। जबकि अगर यहाँ लास्ट कॉलम में देखो प्राइस में, तो डीएपी का बैग आता है 1,350 रुपए का। आपने 3 बैग जीरोन लिया, 20 किलो यूरिया लिया, तो 2,220 रुपए का हो गया। तो आपने 870 रुपए यहाँ ज्यादा खर्च किए, लेकिन आपको 2,572 रुपए का फायदा हुआ। और नेट प्रॉफिट हमारे किसान भाई का 1,702 रुपए हो, 1,702 रुपए। और आपको सारे पोषक तत्व, मैंने 17 बताए आपको पोषक तत्व, 17 में 7 पोषक तत्व यही मिल गए। 7 में आपको पोटाश डालना है, 8 हो गए। 3 नॉन मिनरल्स हैं, 11 हो गए। और तो आप स्प्रे वगैरह करोगे, उसमें स्मॉल क्वांटिटी में जो चाहिए वो मिल ही जाता है। तो आपका एक पोषक तत्वों का सही प्रबंधन ये कहलाता है। इसलिए मैं यहाँ से आप सभी से अपील करना चाहता हूँ, जो भी किसान भाई आप या जो रिटेलर भाई देख रहे हैं, कि आप जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है ऐसे खादों का चुनाव करो तो से भरपूर, जैसे महावीरा जीरोन पावर। इस टेबल का आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। तो मेज का अगर देखा जाए तो ग्रोथ स्टेज मेज का कैसा रहता है? मेज का मेज डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड इन डिफरेंट स्टेजेस। उसमें आपको जो लोग ड्रिप वगैरह पे इरिगेशन देते हैं उनके लिए तो ये है। जो लोग फ्लड इरिगेशन देते हैं उनको थोड़ा सा बहुत चैलेंज आता है। और आप देख रहे हो ड्रिप से भी है, फ्लड इरिगेशन भी है, और आपका ये स्प्रिंकलर भी है। इस तरीके से आपको इसमें से ड्रिप 2 में से चुनाव करना चाहिए अगर अच्छी आपको यील्ड लेनी है, जिससे कि मॉइस्चर परसेंटेज आपका प्रॉपरली सॉइल में मेंटेन। इंटर कल्टीवेशन एंड वीड कंट्रोल बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो जो लोग हैंड सोइंग करते हैं, जैसे मतलब, तो उन वो 2-2 3-3 सीड एक एक साथ डालते हैं, तो उनको थिनिंग करना बहुत जरूरी रहता है, कि जो अच्छा प्लांट है उसको छोड़ के दूसरे जो वीक प्लांट्स हैं उनको थिनिंग में बाहर निकाल। तो एक तो ये प्रैक्टिस हो गई। वीड कंट्रोल आपको मिनिमम
2 बार कम से कम, अगर अब तो लेबर की बहुत समस्या है, नहीं तो 1 से 2 बार आपको लेबर से कराना चाहिए, और अच्छी क्वालिटी का, नहीं तो कोई वीडिसाइड स्टार्टिंग से ही यूज करना चाहिए। इसमें अगर वीड कंट्रोल नहीं किया तो आप देख रहे हो कि 30 से 35% तक का आपका प्रोडक्शन लॉस, और आप जो भी पैसा खर्च करते हो वो करीब 35% तक उसका यूज वीड्स कर लेते हैं, खाद पानी आपका, दवाइयाँ। तो इसलिए वीड कंट्रोल पे आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। इंसेक्ट्स अगर आप देखो तो स्टेम बोरर बहुत ही कॉमन इसमें लगता है। तो इसके लिए आपको, ये बहुत ही सीरियस बग है ओवरऑल द पूरे नेशन में। तो इसके एक्स जो है 10 to 15 नाइट्स में जर्मी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो आपको शुरू से ही इसकी केयर करनी चाहिए। पिंक बोरर, ये भी बहुत कॉमन आपका मेज का इंसेक्ट है। तो जैसे ही आपको ये आपके फील्ड में दिखाई दें, तुरंत आपको ट्रैप ट्रैप सिस्टम से भी आप इनको कर सकते हैं कम, और नहीं तो इनका जो भी आपको मेडिसिन वगैरह डाल के उसको तुरंत वहीं पे रोकना चाहिए। डिजीज आप देख सकते हो, डिजीज आपका आपका टर्सिकम लीफ लाइट बहुत ज्यादा आती है। लीव्स देखिए इस तरीके की हो जाती हैं, जिसको TLV बोलते हैं, TLV। तो ये इस टाइप की लीव्स जैसे हों, तो ये क्या करती हैं, लीव्स आपका पूरे प्लांट को धीरे धीरे ब्राउनिश हो जाती हैं, फिर पूरे प्लांट को धीरे धीरे डैमेज कर देती हैं। तो जो लीव्स पे पहले स्पॉट आए उन लीव्स को निकाल दें, और प्रॉपर इसका आपको टेक केयर करना चाहिए। ईल्ड जैसा मैंने आपको बताया कि अभी हमारे यहाँ पे एवरेज ईल्ड जो है 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर तक है, लेकिन इसको हम 40 से 45 क्विंटल पर हेक्टेयर तक आराम से, जो चीजें अभी यहाँ पे बताई हैं उनको करके ले जा सकते हैं। क्योंकि आपके पास हाई यील्डिंग वेराइटीज हैं, आपके पास फर्टाइल सॉइल है, आपका मैनेजमेंट ठीक है, लेकिन आपका मैनेजमेंट टाइम थोड़ा थोड़ा डिफर हो जाता है। टाइम पे मैनेजमेंट करना, पोषक तत्वों का प्रबंधन सही करना। सबसे ज्यादा चूक हमसे जो हो रही है वो पोषक तत्वों के प्रबंधन में हो रही है। हम फर्टिलाइजर में खूब पैसा खर्च करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि वो फर्टिलाइजर डालते हुए हमारे न्यूट्रिएंट्स हम अपने पौधे को कितने दे रहे हैं। तो उससे दो नुकसान हो रहे हैं हमको। एक तो हमारा प्रोडक्शन कम हो रहा है, दूसरा जो प्रोडक्शन आ रहा है वो पोषक तत्व उसके अंदर है नहीं। तो जब हम उसको फूड के रूप में लेते हैं तो हमारे शरीर को वो पोषक तत्व नहीं मिलते जो उस अनाज को खाने से मिलना चाहिए। दूसरा कि जो हमारा स्ट्रॉ है, जो उससे बचा हुआ भाग है, जो हम ग्रेन यूज कर लेते हैं, जो हम जानवरों को खिलाते हैं, तो हमारे जानवरों को भी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, जिससे कि हमारे जानवरों में भी बहुत सारी विकृतियां पैदा हो रही हैं। उनकी प्रेगनेंसी पीरियड टाइम पे नहीं आ रही है, उनकी स्किन खराब हो रही है। तो ये सब जिंक के कारण होता है। अगर आपको जानवर को जिंक, फिर आप उसको डॉक्टर के पास ले जाते हो, वो कई तरीके के इंजेक्शन लगाता है। तो ये सारी चीजें क्या है कि आपका क्रमबद्ध तरीके से एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है। आपका सॉइल, सॉइल से सीड, सीड से आपका प्लांट, प्लांट से सीड, सीड से सीड हम खाते हैं, प्लांट का बचा हुआ भाग जानवर खाता है। तो ये सारी चीजें अगर मान लीजिए न्यूट्रिएंट्स नहीं इनके अंदर है, तो वो सारी चीजें हमको आने वाली पीढ़ियों को नुकसान दें। तो इसलिए न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों का प्रबंधन उचित तरीके से हमको आवश्यक रूप से करना। ये जो आज वेबिनार हम लोग कर रहे हैं, तो ऐसे ही आप लोगों किसानों को एजुकेट करने के लिए RM फॉस्फेट इस तरीके के बहुत सारे उनके गांव में जाके प्रोग्राम करती है, और उनको एजुकेट करती है कि भाई पोषक तत्वों का प्रबंधन आपको सही ढंग से करना है। आप प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि महावीरा जीरोन पावर प्लस ही डालें, आप कुछ और दूसरा चुनाव कर सकते हैं, लेकिन आप उस प्रोडक्ट को चुनाव करते हुए आपको मालूम होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या पोषक तत्व, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये सब एजुकेशनल प्रोग्राम हम लोग वहाँ भी करते हैं गाँव में जाके, और हमारे किसानों को हर एक फसल के बारे में जानकारी देते हैं कि आपको किस तरीके से पोषक तत्वों का अपनी खेती में प्रबंधन करना है। जिन लोगों तक हम नहीं पहुंच पाते उनको ऐसे पेपर के माध्यम से बड़े बड़े लेख लिख के हम
पेपर के माध्यम से भेजते हैं और पेपर सर्कुलेट होता है, हमारे रिटेलर के यहाँ जाता है, फार्मर के जो अच्छे फार्मर उनके मेंबर हैं उनके यहाँ जाता है, और ये उससे पढ़ के भी आप जो बात मैंने आपको बताई है वो सारी बातें इसमें लिख के हम आपको पेपर के थ्रू भेजते हैं, जिससे कि आप जानकारी ले सकें। महाराष्ट्र वगैरह में तो हमने अभी ये बसेस वगैरह पे भी देख रहे हो आप, महाराष्ट्र की बसेस पे हमने ऐसा ब्रांडिंग इसका जीरोन का करना शुरू कर दिया है, जिससे आप लोगों तक जीरोन का नाम पहुंच सके, आप लोग फिर उसके बारे में पता कर सकें। हमारी इस तरीके की नीचे आप देख रहे हो ये वैन्स गांव में जाती हैं, जिसमें कि प्रोडक्ट भी साथ में रखते हैं हम लोग और दिखाते हैं कि भाई ये इस टाइप का प्रोडक्ट आएगा, आपको यूज करने में इजी होगा, इसके अंदर 6 पोषक तत्व हैं, आप अपनी फसल में इसका उपयोग करें। तो ये सारी सुविधाएं आप लोगों के लिए हम चला रहे हैं, जिससे कि आपकी फसल और आपका खुद का स्वास्थ्य अच्छा हो, गांव का स्वास्थ्य अच्छा। ये जो चार्ट आप देख रहे हो इसमें हमने दिखाया है पत्ती के माध्यम से कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या वीकनेसेस जब न्यूट्रिएंट्स की आती है तो पत्ती का रंग कैसा हो जाता है, पत्ती कैसा बिहेव करने लगती है, और फिर उसके लिए आपको क्या प्रोडक्ट डालना, क्या न्यूट्रिएंट्स डालना, वो भी हमने लिखा कि अगर मान लीजिए जिंक की कमी है तो जिंक आपको कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, कौन सा प्रोडक्ट उपयोग कर, वो भी जानकारी दी। तो ये सब हमारे रिटेलर्स के यहाँ, जो हमारे रिटेलर्स हैं उनके यहाँ एजुकेशन के हिसाब से उनके यहाँ लगाई है कि किसान भाई जब भी आए तो आप उनको ये दिखा के समझा सकते कि इस न्यूट्रिएंट्स का रोल क्या है, ये कैसे काम करता है, ये पत्ती आपकी कैसी कर देता है। आपके खेत में अगर ऐसी पत्ती हो तो आप डरो नहीं, आप समझ लोगे ये न्यूट्रिएंट्स की कमी। तो ये सब चीजें एजुकेशन से संबंधित ये कंपनी बहुत जोरों से चला रही है और कोशिश ये कर रही है कि गांव तक ये मैसेज पहुंचे। आप लोग जो पोषक तत्वों का प्रबंधन नहीं कर रहे हैं वो जल्दी से जल्दी पोषक तत्वों का प्रबंधन सही तरीके से शुरुआत कर दें, तो आने वाली पीढ़ी के लिए, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी एटमॉस्फेयर। हम लोग आपके गांव में इस तरीके के जो हमारे रिटेलर डीलर्स हैं इस तरीके से पेंटिंग भी करा रहे हैं, जिससे कि आप अवेयर हो सकें कि भाई ये प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, किसी से पूछना नहीं पड़े, आप देख के समझ जाएं भाई ये अथॉराइज डीलर है, इसके यहाँ से हमको प्रोडक्ट खरीदने से सही प्रोडक्ट मिलेगा, सही उसका दाम लगेगा, और ये हमारे साथ कोई चीटिंग नहीं कर सकता। तो ये इसलिए ये सब अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग चला। सो थैंक यू, धन्यवाद।